प्रोग्राम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान हाजिर खिदमत है। ख़वातीन व हज़रात, हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरात की जीटी रोड के ऊपर। हमारी बैक साइड पे इस्लामाबाद है और हमारे सामने लाहौर है। आज का प्रोग्राम हम आपके लिए गुजरात से पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा कत्ल जो कि अपने बहनोई की तरफ से अपने साले का किया गया। इस कत्ल के अंदर क्या वजह थी ये उस बदकिस्मत बहनोई को भी नहीं पता। उसने अपने साले 14 साला उस्मान को क्यों कत्ल किया। ख़वातीन व हज़रात, मौत वो चीज़ है जो कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी इबरत रखी है। जहालत और दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तानियों के गिरदोनवा में जितनी अमवात हो रही हैं, हमें तो बहुत इबरत हासिल करनी चाहिए उससे, लेकिन ये इबरत हमारे किसी काम नहीं आ रही और हम अपनी जहालत में इस हद तक लिथड़े हुए हैं कि हम दूसरे इंसानों की मौत का सबब बनते ही जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इस सबब को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके और मेरे यानी हमारे जैसे, हम लोगों जैसे आम इंसान जो कि दूसरे इंसानों के लिए राहत का बाइस बनने चाहिए, उनकी अमवात का रीज़न किस तरह से बनते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको वो बहनोई दिखाने जा रहे हैं जिसने बगैर किसी वजह के, बकौल उसके बगैर किसी वजह के अपने साले को मार दिया। अपनी बेरोजगारी और मुफलिसी से तंग आकर शफकत ने अपनी बीवी के साथ होने वाली लड़ाइयों के नतीजे में जहालत का सबूत दिया भी तो क्या दिया, उस जालिम, उस बदबख्त ने अपने 14 साला साले को कत्ल कर दिया। ये मक्कार और सफाक कातिल अनलीश कैसे हुआ, ये जानते हैं पुलिस स्टेशन लारी अड्डा के SHO से, जिनसे बात करने के लिए हम उनके दफ्तर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान शहजाद, जिन्होंने मकतूल उस्मान के केस को रिजॉल्व किया और फॉर्चुनेटली इनसे पहले जो SHO इसी केस की वजह से जिन्हें हटाया गया और उनकी तैनाती अमल में लाई गई, जिन्होंने वो अपना टारगेट पूरा किया और वो अचीवमेंट जो है उसको हासिल किया। अदनान, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। इस केस के बारे में बताइएगा कि ये जब आप यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट हुई, यहाँ पे आपको पोस्ट किया गया, उसके बाद किस तरह से आपने इसको इनिशिएट किया? इसमें जो मदई था इस्माइल, वो और दूसरे लोग जो ना आपस में एक स्टेज पे पहुंच चुके थे जहां माशरे का सबसे बड़ा आलमिया सोनिया, उस स्टेज पे आके उन्होंने जो इसमें मेन अक्यूज था शफकत, उसे उन्होंने बेगुनाह जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने हलफ लिया कुरान पे अपने दामाद से जी, एक दूसरे से जो ये कुरान पे होती है कसम या किसी भी चीज़ पे हो सकती है? नहीं, बेसिकली कानून में तो इसकी कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, कानून में न कसम एक समाजी रस्म है, रिवायत बन चुकी हुई है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, वो कहते हैं नया कसम कुरान पे देते हैं तो उसके बाद की तस्दीक की जाएगी। तो इस स्टेज पे जाकर उन्होंने एक दूसरे को न्याय दे दिया। लेकिन जो अक्यूज जो शफकत है, जब वो पेश हुआ, सामने आया, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो और उसके अल्फाज आपस में उनकी कंपेटेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, उसे थोड़ा सा इंटरोगेट किया गया और लकली जो वो ब्रेक हो गया और उसने एडमिट कर लिया कि इसका जो मर्डर है वो मैंने किया और बड़ा ब्रूटल मर्डर किया। अच्छा, उसने कत्ल किस तरह किया अपने साले को? उसने अपने साले उस्मान को, जिसकी उम्र 13-14 साल है, लारी अड्डे से बिठाया। उसे कहा कि मछलियाँ पकड़ने के लिए मंडी बावरने जाते हैं। तो वो ऑलरेडी भी जो उस्मान है वो काफ़ी शौकीन था मछलियाँ पकड़ने के। वो इनके आपस में इख्तलाफात थे, लेकिन चूँकि एक तल्लक था, रिश्ता था, वो एग्री हो गया। इसने उसे एक्सपेक्ट किया, दोनों इधर टोटे पे बैठे उधर चले गए। उधर जाके उसने उसे बताया कि हम मछलियाँ पकड़ते हैं। वीरान जगह पे चला गया जहाँ लोगों की आमदोरफ्त बहुत ना होने के बराबर थी। उसने बताया कि उसने उस्मान को कहा कि वो गुंडोए बीड्स वो खुंडियों पे लगाए और मैं दूसरी जो तैयारी करता हूँ। उसके पास तेज़दार आला था, वो पीछे गया उसके और उसने पीछे जाकर उसकी गर्दन पे जो है ना इशारा काट दिया और खुद उधर से वह रूपोश हो गया और वहाँ से इवैक्यूएट कर गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस सारी की सारी तफ्तीश में आपको इस कत्ल का मोटिवेशन क्या दिखाई देता है? घरेलू नचाकी, अदम एतमाद और सबसे बुनियादी चीज़ वो बेरोज़गार था और फोर्स करता था अपनी बीवी को कि अपने मेके से गो, कि वो भी बहुत गरीब थे
उनके घर में भी जैसे आपने देखा होगा चूल्हा भी नहीं जलता था, पैसे लेके आए और ये बेसिक मोटिव था। और इस बिना पर आकर उसने जो है ना इस हद तक चला गया कि उसने उसका इशारा काट दिया अपने साले का। और साले की काटने की वजह ये थी कि साला उसे मना करता था कि मेरी बहन को इस तरह ना करो, और 15-20 दिन पहले वो अपनी बीवी को अपने ससुराल भिजवा चुका था। तो ये इसके अंदर जो बुनियादी तौर पर इस शख्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। अब इसके बाप का, इसका बाप भी नामजद है? जो पहले एफआईआर करवाई गई थी 365 की, जिसका मुकदमा नंबर है 354, वो अगवा की कराई गई थी, उसमें इसका बाप नामजद था। वो इसमें नहीं है? इसमें नहीं है। इसमें नहीं। आला कत्ल बरामद? अभी इसके बारे में हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे लगता है कि इसका बाप इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि अभी वो रूपोश है। रूपोश है। आला कत्ल बरामद हुआ? जी, आले कत्ल खंजर की शक्ल में, जिससे कुर्बानी की जाती है। बड़ा खंजर था, तकरीबन 1 फुट के करीब, और बड़ा तेज़धार आला था। बड़ा वो आपकी? जी, वो हमने फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया। कातिल का 1.5 साल बच्चा इस वक्त कहाँ पे? जो कातिल का बच्चा है उसके दादे के पास है, जो हमें पता चला है। ठीक है। और जितनी दफ़ा भी ये लोग हमारे पास आए हैं, इन्होंने बच्चे के बारे में एक दफ़ा भी क्लेम नहीं किया कि हमें बच्चा चाहिए। शायद ये अपने माशी इलाक़े की वजह से सोन नहीं करना चाह रहे, ये बात हमें नज़र आती है। अदनान साहब, हमारे ज़राए के मुताबिक कातिल की कुछ महीने पहले बहन घर से भागी, जिसका शक उसको उस्मान के ऊपर था। आपकी तफ्तीश में ये पहलू भी सामने आया? ये तो मैं अभी सुन रहा हूँ कि उसकी बहन भागी है, क्योंकि जितने भी इंटेरोगेशन हुई है इस किस्म का जिक्र कहीं भी नहीं आया। अदनान साहब, मुतासरा फैमिली का घर यहाँ से कितनी दूर है आपके थाने से? सर, मुतासरा फैमिली का घर इधर से तकरीबन 10 मिनट के फासले पे है, और मैं आपको खुद लेके चलता हूँ। चलिए, ज़रूर हम उनसे मिलना चाहेंगे, उनके घर वालों से। आइए। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े ऐवानों में आइन के दिफा में, इसकी हुर्मत में जो बड़े बड़े डायलॉग बोले जाते हैं, आज का ये प्रोग्राम उसी आइन के पहले 28 आर्टिकल के चीथड़े चीथड़े करता हुआ दिखाएगा आपको। यह है एक गरीब पाकिस्तानी का घर, जो उन करोड़ों में से एक है जो खताए गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किए जा चुके हैं, जिनके पास एक वक्त की रोटी हाइजीन के साथ मौजूद नहीं है, जो एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। ये मुख्तसर सा सहन शायद कुल जायदाद है एक गरीब ख़ानदान के लिए। एक कमरे जिसके अंदर अब हम दाखिल होने जा रहे हैं, इस कमरे के अंदर इंसान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानियों को किस तरह की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर किया जा रहा है, ये देख के आपके भी शऊर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको एहसास होगा जैसे आप दुनिया में नहीं किसी जहन्नुम के हिस्से में आबाद हैं। ये एक मुख्तसर सा घर और सहन कुल मता है मोहम्मद इस्माइल के ख़ानदान की, जिसके 15 साला बेटे को इसी के दामाद ने कत्ल कर दिया। कैमरामैन अगर ये दिखाएं, ये एक कमरा है जिसका किराया ये गरीब शख्स 2000 रुपया दे रहा है। इस क्वार्टर के अंदर एक और साथ वाला कमरा है जहाँ पे यकीनन वो कमरा भी 2000 या इसके करीब ही किराए के ऊपर चढ़ा होगा। ये कुल मता है इस 7 अफराद के ख़ानदान की। यहीं पे किचन, यहीं पे कटलरी, यहीं पे वार्डरोब, यहीं पे बिस्तर, यहीं पे मसहरियाँ, यहीं पे पेटी। और जब हम इस कमरे में दाखिल हुए तो लाइट आने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी रोशनी नहीं थी कि हम यहाँ पे अपने कैमराज को लगा के रिकॉर्डिंग कर सकें। उसके लिए हमें लाइट अपनी लगानी पड़ी। ये है इस गरीब ख़ानदान का किचन के कुछ एसेसरीज जो यहाँ पड़ी हुई हैं। अब सवाल आइन के उन्हीं
बड़े बुजुर्गों से जो कि आइन की हुर्मत के लिए तड़प जाते हैं और पता नहीं क्या क्या डायलॉग मार जाते हैं। अगर हिम्मत है उनके अंदर तो मोहम्मद इस्माइल की कहानी भी सुनिए कि इसके साथ क्या बीती और क्या हुआ। आपका जो बेटा है उस्मान, वो किस तरह से कब लापता हुआ, फिर क्या, जरा शुरू से बताइएगा ये कहानी क्या थी। ये जनाब अज तो 2.5 साल पहले मैं शादी की थी, बच्ची अपनी छोटी सारे 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले शादी की थी, लेकिन उन्होंने अक्सर ये से गया अज 2000 लैके आए, 4000 लैके आए, इस 2 महीने 4 महीने बाद आती सी आके जी मेरा हथ तंग है, मैंने पैसे दो, मैं दे छड़दा हाँ पैसे, करो नहीं सन होंगे तो फिर फड़ फड़ा के भी करता रहा, बच्ची मेरे घर बस जाए बच्ची का। उस तो बाद 1-2 दफ़ा नहीं पैसे ना मंगे, 10,000 रुपया मंगे, मैं फिर आके अपने भाई के छोटे अगे इल्तमास की कि मैं तू जा उतों जाके लै जा। ये शफकत ते बेटी मेरे दोवे गए ने गुजरा ने, उतों जाके 10,000 रुपये लैके आए। शफकत आपका दामाद जी। उस तो बाद फिर हुण अरसा गुजर गया, इसरे 2.5 साल गुजरते गए ने, गुजारा करता रहा वा। हूँ उन्हें 6 लाख का मुतालबा कर दिता कि सूँ 6 लाख रुपये चाहिए। मैं मेरे को नहीं 6 लाख हो सकता, ये आके बच्ची ने मारिया कुटिया भी। 6 लाख रुपया मांग लिया? 6 लाख रुपये ना मंगया ना। किस उस पे क्या? मैं क्या कि साडा हाथ तंग है ते सी मतलब मुंडे बाहर करना, थानू 6 लाख रुपये। हम भी आपके घर आए हैं, आपका 1 कमरे का मकान है, छोटा सा, आप 2000 रुपये किराए के मकान में रह रहे हैं जी। तो क्या दामाद को नहीं पता था आपके कि आप भी गरीब आदमी? पता है, फिर जलील करने की गल ही होर फेंकी गई। 6 लाख रुपए की डिमांड आपसे कब की उसने? आज से 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। फिर क्या हुआ? फिर उस तो बाद मैं नहीं दे सकिया, वो मेरे बच्चे ने उठा के ना मार दिता। आपने 6 लाख उसने मांगा, 3 महीने पहले आपने नहीं दिया। जी। फिर क्या हुआ? बेटा आपका गायब कैसे हुआ? बेटा एरिया फैक्ट्री में सलीम इंडस्ट्री काम करता सी, उत्थे गया, उतों अगवा करके लै आया या चुक के लै आया, मैनू नहीं पता कोई भी। मैं इतों बच्चा शामी घर नहीं आया तो मैं कारखाने गया वा, मैं बच्चा क्यों नहीं आया, कोई टाइम लाता पाया या मतलब की करता पाया। उन्हें कहा शफकत नामी ना एक आया, यह बंदा आया सी, उन्हें कहा शफकत मेरा ना है, मैं तो बनवाई हाँ तो मैनू काम है इधर। वो आया, 1-2 बंदे होर सन नाल, वो चले गए लैके। अस आख्या चलो रिश्तेदार ही, कोई गल नहीं। मैनू उस शक हो गया, मैं जाके थाने दरखास्त देती जाके। अम्मा जी, जब बेटी की शादी की आपने तो होता इस तरह है कि खानदान को लड़के के बारे में लड़की के घर वाले देख लिया करते हैं, आपने जांच पड़ताल नहीं की थी? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਸਮ ਉਠਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। तो आपको समझ नहीं आ रही थी, मतलब आप बुजुर्ग हैं ना, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ तक नहीं कि भाई साढ़े उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन आपको बेवकूफ किस तरह से बना लिया? आप माँ हैं, आप बाप हैं, बस मुकद्दर हार गए हैं साढ़े, और गल को नहीं। अच्छा, फिर आपने? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਕ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ही नहीं काम ਕੀਤੇ। अच्छा, माइक दीजिएगा जरा बेटी को। घर जाने के बाद कितने अरसे बाद आपको पता लगा कि ये शादी जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान बन जाएगी? 2 माह के बाद।
क्या हुआ 2 माह के बाद? वो बात उसने मुझे मारा था, उसने कहा पैसे लेके आओ, पैसे लेने अम्मी को फ़ोन किया पैसे दो, तब मैंने कहा था मेरे पास पैसे नहीं। फिर उसने मुझे कहा पैसे लेके आना, मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा आके ले जाओ। मैंने बोला पैसे लेने आई हूँ, तो हम दोनों आके बैठे भी नहीं, 5 मिनट से बैठे, पैसे लेके चले गए हैं। कितने पैसे लेके गए? 3000। आपकी जब शादी हुई तो उम्र क्या थी आपकी? 19 साल। और आपके शौहर की? उसकी मुझे नहीं पता उसकी उम्र कितनी थी, लेकिन निकाह नामे पे उसकी 22 साल उम्र है। 22 साल निकाह नामे पे? जी। अच्छा, 2 महीने के बाद ही बात मारपीट पे आ गई? जी। उसके बाद ये मारपीट का सिलसिला कब तक चलता रहा? जब तक मैं इधर नहीं आई। जब तक इधर नहीं आई, मतलब ऑफ एंड ऑन, आगे पीछे घर के अंदर आपको ज़दोकोब किया करता था? जितनी बार मैं इधर आई उतनी बार उसने मुझे मारे, पैसे नहीं लेके जाते, मुझे मारता था। बेटा, 2.5 साल में आपको कभी अंदाजा हुआ कि आपका शौहर जो एक आपके बच्चे का बाप भी है वो इस हद तक चला जाएगा कि आपके भाई को, मासूम भाई को बिला वजह कत्ल कर दे? नहीं, मुझे तो बाद में पता, जब उसने मुझे मारा 6 लाख रुपया मुझे ला कर, जब मैंने अम्मी को फ़ोन किया 6 लाख रुपया दो, वो कहता मैंने बाहर जाना है। इनको मैंने फ़ोन किया, हमारे पास पैसे नहीं आए इतने, तो उसने मुझे मारा, जो पैसे लेके आओ। मैं इनके घर में आई हूँ पैसे लेने, तो इन्होंने मुझे कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है। कुछ दिन बाद है, उसने कहा पैसे बने, मैं कहा नहीं। उसने बोला है तो ठीक है, अब जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, लेकिन मुझे नहीं था पता ये नुकसान होना है। मेरे भाई के कत्ल से पहले 15 दिन मैं इधर आ गई थी, बाद में उसने, मुझे पता है मेरा भाई गवाह हो गया, उसके बाद से उसने कत्ल कर दिया, लेके गया तो उसने कत्ल कर दिया। इस्माइल साहब, मुझे ये बताना कि सियासी तौर पे किसी को भी नहीं डाला आपने? ये आपके साथ आपकी मुफलिसी की वजह से जो जुल्म आपके ऊपर हो रहे थे ये आप बर्दाश्त करते रहे? को बंदा हाथ पैर मारता, आपने हाथ पैर भी नहीं मारे? मैं गरीब आदमी, मैं कुछ नहीं कर सके। किसी से बात भी नहीं की? नहीं बात की। उससे आपने पूछा नहीं कि ये क्यों, ये किस चीज का गुस्सा तूने निकाला मेरे बेटे को कत्ल करके? गुस्सा यही सी, पैसे दे देंदा तो फिर ना हुंदा बच्चा। उस्मान कैसा बच्चा था, उसकी तस्वीर जो है वालदा ने पकड़ी हुई है, इसकी अभी तो दाढ़ी मूंछ भी नहीं लगता है आई थी। ये ना 15 साल का बच्चा सी, 200 रुपये दिहाड़ी लांदा सी उतो फैक्ट्री चों, ते मेरा गुजारा पिया हुंदा सी। 200 रुपया फैक्ट्री से लेता था? जी, रोज का। 6000 रुपया महीने का? जी, 6000 रुपये। कितने घंटे काम करता था? 8 घंटे। शायद कोई दिखा दे खादिम आला को कि गुजरात के शहर में 15 साल का बच्चा जिसको 9वीं या 10वीं जमात में होना चाहिए था, वो अपने गरीब ख़ानदान की कफ़ालत के लिए 200 रुपये पर यौमिया पे दिहाड़ी पे मजदूरी कर रहा था और अपने गरीब ख़ानदान की कफ़ालत कर रहा था जो कत्ल हुआ है। ज़्यादातर जो छोटी औलाद होती है, छोटा बेटा, वो माँ के बहुत करीब होता है। उस्मान आपका जो बेटा था वो बाकी बेटों से ज़्यादा करीब था या बाकी बेटों जैसा ही था आपके लिए? नहीं, उन्होंने बहुत करीब थी। मैंने बड़ा प्यारा हा जी, बहुत लाडला था। ये सारे नु निका से मैं बड़े औखे पाले जी। मैं तुहानू दसा, मैं लोगों दी मेहनत कर करके इन्होंने पालिया। मैं बड़े धक्के खाधे जिन्होंने बस, मैं लोगों का काम कर करके इन्होंने पालिया। ये तो मैनू पता ही कौन सी मेरे नाल जुल्म वज जाना। मैं घरों खैरी मेरा बच्चा रोटी लैके गया जे, आंदा मैं मैनू नाल सालन बन, मैं सालन भी बन के दिता, रोटी भी बन के दिती है पूने च। मैनू आंदा मैनू पैसे दे, मैं वो भी दिते ने, लैके गया। ये तो मैनू पता ही कौन है जालमां ने मेरे नाल केड़ा जुल्म करना है। इन्हें सानू यही तड़ी लाई है 6 लाख दी, असीं कित्थों देंदे नूं। अजे भी जेह्ड़े मैं फड़ के दिते जे मैं लोकां दे देने जे, तुसीं पुछ सकदे हो उन्हां नूं, मैं जिन्हां दे कोलों लैके दिते इन्हें कुड़ी नूं। मैनू पता ही कोई नहीं, मैं पैरी जुत्ती भी नहीं पाई। मैं अपने इस बच्चे नूं लभदी रही। मैं बड़े टेवे लवाए ने, बड़ा खज्जल हो छड़िया। कित्थे कोई 3-3 4-4 मील मैं पैदल फेर छड़िया इस बच्चे वास्ते। मैनू इस बच्चे दी नहीं कितनों सूह लगी। मैनू उदों ही पता लग्या जदों मेरा बच्चा अगलियां दा नाम छड़िया। मैं ना अपना बच्चा अपनी हथी वेख्या जे, ना अखी वेख्या जे, ना अपनी हथी ने बनाया जे। मैनू इंसाफ मिलना चाहिए जी, जितना भी आवे।
नाज़रीन, ये है दास्तान एक गरीब पाकिस्तानी की। रियासत का बुनियादी फरीज़ा जो दो चीज़ों में किसी भी पूरी दुनिया के अंदर जो कंसिडर किया जाता है, नंबर 1 सेहत और नंबर 2 तालीम। इस कमरे में इस रियासत ने जितना अपने इंडिविजुअल्स के ऊपर इनपुट की, इन्वेस्टमेंट की, वो इस कमरे के अंदर दिखाई देती है। एक तरफ रियासत जो कि इस मज़दूर की आंख अंधी होने के बावजूद इसका इलाज ना करवा सकी, और इसके 6 बच्चे जिनको कि तालीम देना इसी इस्लामी फलाही रियासत की जिम्मेदारी थी, वो भी रियासत पूरी ना कर सकी। लेकिन उससे बड़ी बदकिस्मती है कि जब रियासत ही अपने इंडिविजुअल्स को जाहिल रखना चाहे तो फिर इंडिविजुअल भी कुछ ज़्यादा वहाँ पे अपनी मदद नहीं कर सकते। मोहम्मद इस्माइल जो कि अपनी मुफलिसी के हाथों यरगमाल बन गया और जिसने बग़ैर सोचे समझे औलाद खुदा से मांगी और हासिल करता रहा, ये सोच के कि जब जैसे जैसे ये औलाद बड़ी होगी इसका रोज़गार बढ़ेगा। लेकिन इनकी आंखों से बहते आंसू और इनके चेहरे की अफसुर्दगी इनकी गुर्बत का तमाशा बना रही है और इनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रही है। नाज़रीन, उस्मान कत्ल केस के सिलसिले में बात करने के लिए हम हाज़िर हुए हैं गुजरात के DPO राय एजाज साहब के ऑफिस में, और राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस केस के हवाले से कुछ सवाल पूछते हैं। राय साहब, ये वक़ूआ है 21 तारीख को लड़के का बाप अपने दामाद के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन लेके थाने आया, लेकिन FIR लॉन्च होती है अगले महीने की 6 तारीख को। 16 दिनों का डिले किस वजह से आया? मैं ये समझता हूँ कि 16 दिनों का डिले नहीं होना चाहिए था। जो पहला यहाँ SHO था उसके ख़िलाफ़ इंसबाती कार्रवाई भी इस मकसद के तहत की गई, और ये जब मेरे पास ये मुद्दई तशरीफ़ लाए तो उस वक्त हमने उसी दिन फौरी FIR दर्ज करवा दी। और ये एक और बात भी है कि इस तरीके से अपने सगे करीबी अजीज़ जो दामाद है उसके ख़िलाफ़ अगर इस तरह के चार्जेस लगाए जाएँ तो अमूमी तौर पे हमारे मुआशरे में उसको शक की निगाह से देखा जाता है कि शायद ये झूठी कार्रवाई करवाना चाहता है। और जिस तरीके का हमारा माहौल है उसमें वो इसी तरीके से देखा जाता है कि शायद कोई अपना दीगर स्कोर सेटल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो लेकिन इस बात से बालातर होके तफ्तीश का आगाज़ किया गया और अल्टीमेटली जो है वो असल कातिल तक पहुंचा गया। मुझे बताइएगा, सिस्टम में लकूना क्या है? माइंडसेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टाइम पे FIR लॉन्च नहीं होती? देखिए, इसके लिए अभी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जी FIR की फौरी जो रजिस्ट्रेशन है वो की जाए। उसके लिए वेबसाइट और बाकी जो प्रपोजल्स हैं वो ज़ेर गौर हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें माइंडसेट का इंतहाई, जैसे आपने कहा, बड़ा इंतहाई अहम किरदार है। FIR दर्ज हो गई, लेकिन तफ्तीश के अंदर कहाँ पे हर्डल्स थी जिनकी वजह से जिसके ऊपर पहले दिन से शक था उसको कल्परेट स्टैब्लिश करने में 1.5 से पौने 2 महीने गुजर गए? देखिए, पहली तो बात है उसकी गिरफ्तारी। अब जिसके ऊपर FIR दर्ज है वो घर तो बैठा हुआ नहीं कि जी मुझे आए और मुझे अरेस्ट कर लेना। एक्चुअली अगर उसको पता चल गया, लेकिन वो शामिल तफ्तीश किया गया और क्लियर हो गया था वो। नहीं, यही एग्जैक्टली यही बात देखिए, वो उसके बाद है कि वो शामिल तफ्तीश हुआ। लेकिन ये जो मौजूदा SHO हैं ये फिर मेरे पास दोबारा मुद्दई आए, 2-3 दफ़ा मेरे पास आए। इन्होंने कहा जी हमारा मुकदमा, हमें शक है कि हमारा मुकदमा उधर ही है। फिर इस मुलज़म को थाने बिठाया गया, इसको तफ्तीश के मराहिल से गुजारा गया और ये बड़ी मुश्किल से माना। अपने साले को कत्ल करने वाला शातिर दिमाग कातिल बहनोई हम उसके साथ मौजूद हैं, जो कि पुलिस की हिरासत में है और एतराफ़ जुर्म कर चुका है। तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के इख्तलाफात, लड़ाइयाँ कब शुरू हुई, किस बात पे शुरू हुई? इसी बात पे शुरू हुई जब बच्चे छोटा सा था, बच्चे को दूध नहीं पिलाती थी। क्यों? कि क्या पता है। क्या पता क्या मतलब? माँ ने बोला था तुम दूध पियाओगी तो बहुत कमज़ोर हो जाओगी, आगे तुम बहुत कमज़ोर हो। इसलिए उसने एक दिन भी बच्चे को दूध नहीं पिलाया। बस उसको अपना सोना है, खाना है, अपना कपड़ा जूती का।
कपड़ा जूती का? हाँ जी, अपना ख्याल रखना बस, बच्चे का नहीं। तुम्हारी बीवी से हमारी मुलाकात हुई, वो इतनी ज़्यादा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट दिखाई तो नहीं देती कि कपड़े जूती के ऊपर तुमने बहुत पैसा लगाया उसके? या हमने उधर कौन सी कोठी बनाई है, हमने भी बस वही है जो कमाया है वो तो फिर अभी तुम फिर हमने की बात कर रहे हो, फिर कपड़े जूती की बात तेरी कहाँ वही से ना, आ रही है? वही कपड़ा जूती ला के देते था इसको। और वो कपड़ा जूती पहन के बच्चा नहीं ध्यान करती? वो अपना ख्याल रखती थी, बच्चे का ख्याल नहीं रखती थी। उस्मान को कत्ल करने की तहरीक क्यों आई और उस्मान को कैसे कत्ल करने का ख्याल कहाँ से आया तुम्हें? ख्याल इसलिए आया, जो है ना, बीवी जब घर से आई ना 3 दिन पहले यही गया था। उसके पहले घर में 4 मोबाइल पकड़े गए थे। किसके? जो आदमियों के साथ इसने लिए थे। किसने? बीवी मेरी ने। आदमियों कौन से? वो मोहल्ले वाले थे जिनके लड़कियों के साथ इसने मोबाइल लिए थे। मोबाइल क्यों लेती थी वो? मुझे क्या पता, बात करने के लिए। उसकी मोहल्ले के लड़कों से दोस्ती थी? वो है थी? तुमने अपनी आंखों से देखा? वो लड़का हमने घर से निकलते भी देखा। उस्मान को क्यों कत्ल किया? उस्मान जब ये इधर आ गई थी ना बाप के घर, तो जो आदमी भी मैं लाता था ना उसको बोलता था ना कि यारा कोई गुजारिश करो, कोई उधर चले। ससुराल के घर में जब लाता था उसको बोलता था कि भाई माजरत कर लेते हैं, जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, चलो इसको भेज दो। उसने आगे से गलती से क्या हुआ था कि भाई वो जो लड़ाई झगड़ा घर में चल रहा था। मारा पीटा भी था तुमने? नहीं, मैंने मारा पीटा नहीं था। लड़ाई झगड़े पे तुम तस्वीर करने के लिए जाते थे? जी भाई, यही वो बोलती थी, उल्टा इल्जाम लगाती थी। उसने ये लगवाया था बयान, बोलती है जब कि मेरी शादी हुई है ना, मेरा जो ससुराल है ना वो मेरे से नहीं अच्छा, मुझे ये बताओ, उस्मान को कत्ल करने की मोटिवेशन, तहरीक क्या थी, वजह क्या थी? वजह ये थी, एक तो मेरे प्यो के सर के ऊपर बदनामी लग गई, यानी कि तुम जो भी आदमी आता था बोलता था तेरा सर सफ़ेद है, शर्म नहीं है आपको, बेटी जो है। उस्मान का इसमें क्या लेना देना था? बात तो सुनो ना सर, वो जो है ना उन्होंने बोला ना जब, तो जो भी आया उसको यही बोलती थी। मैंने अपने प्यो बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की, ठीक है। उस्मान को कहाँ से कत्ल कर दिया? बाप की बेइज्जती हुई, इज्जत हुई, उसका सफ़ेद सर था, काला सर था, कोई लेना देना नहीं इससे हमें। उस्मान को कत्ल करने की वजह क्या थी? बस यही लड़ाई झगड़ा था। तो तुम्हें उस्मान और अपनी बहन के रिलेशन पे भी शक था कि उन दोनों का कोई ताल्लुक है, कोई दोस्ती है, माशका है आपस में? नहीं। तुमने बयान नहीं दिया पहले? जी, ये बयान नहीं दिया तुमने पहले? नहीं। फिर क्यों कत्ल किया उस्मान को? तुम्हें पता तुम ये बात करके खुद ही फंस गए हो, पता तुम्हें? ये जो तुमने झूठ बोलने की कोशिश की है इसमें तुम खुद फंस गए हो। उस्मान को क्यों कत्ल किया तुम? वही बता रहा हूँ, लड़ाई झगड़े की वजह से ही। उस्मान का क्या कसूर था भाई? उस तेरे और तेरी बीवी के लड़ाई झगड़े में तेरे साले 14-15 साल साले का क्या कसूर था, जो मजदूरी करता था, 200 रुपये दिहाड़ी कमाता था अपना पेट पालने के लिए, अपने गरीब खानदान का पेट पालने के लिए, उसको क्यों कत्ल किया तूने? गलती होगी बस। जरा सारा वो वकूआ बताओ, किस तरह किया तुमने? मैंने इधर आया था, उसको बोला उस्मान आओ हम मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं। उसने बोला ठीक है मैं चलता हूँ। वो मेरे साथ चला गया। ठीक है, फिर? ठीक है, उधर जाके किधर? वो नहर है उधर मानूचक वाली, उधर उसके पास चले गए हैं। वो अपने ध्यान लग गया गुंडोए निकालने। तो मेरे ज़हन में यही था आज इसको नहीं छोड़ना। बहन घर से भाग गई? बहन घर से भाग गई। जब इसके पास आए, इसको पूछा, इसने बोला मुझे नहीं पता। एक आदमी बोला, उसने बोला इसको फ़ोन किया बीवी मेरी को, उसने बोला हाँ वो जो बीवी मेरी है, उसको बोला ये सारा निज़ाम तेरे ऊपर आ गया है। उसने बोला मुझे क्या पता। अगर उस्मान का तुम्हारी बहन को भगाने में कोई हाथ होता तो उस्मान खुद ना भागता साथ में? मुझे क्या पता। बदबख्त, तुझे क्या पता? एक गरीब खानदान का 16-15 साल कफील तूने, जो 200 रुपये दिहाड़ी पे मजदूरी कर रहा था, वो तूने कत्ल कर दिया है। और अभी तू बेगैरत, तू बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और इत्मीनान के साथ कह रहा है तुझे क्या पता।
तू जानवर है कि इंसान है, खुद बता तू क्या है? जानवर ही हूँ, इंसान था पहले, अभी नहीं रहा। गलती होगी बस, जो कुछ हो गया। भागी तेरी बहन, मार दिया तूने अपने साले को गुस्से में आगे कि बहन भाग गई, जबकि अगर वो भागा होता तो वो उसके साथ ना भागता। बकवास कर, इस पे जवाब दे आप। ये तो बात ठीक है, लेकिन वो गुस्सा था मुझे, गलती होगी मेरे से बस। कैसे तूने, किस तरह से, अकेले किस तरह उसको मारा? वो अपने ध्यान से लगा था काम करने, बिठाया ऐसे ही उसके ऊपर हो गया तो उसकी छुरी फेरी थी गर्दन पे। हाँ जी, फिर मैं उधर ही छोड़ के चला गया था। जब तुम छोड़ के उसको आ रहे हो, दिल में को था, सुकून था कि मैंने अपना बदला ले लिया? नहीं, क्या दिल की क्या कैफियत थी? उसी टाइम मर गया था। हकीकत बात है, मैंने उसको नहीं मारा, मैं अपने आप को मार दिया है। तो फिर वो छुरी तूने अपनी इस गर्दन पे क्यों नहीं फेरी? बस वो बदबख्त डायलॉग मार रहा है। नहीं, डायलॉग नहीं है सर, अपने आप को मार दिया, यही बात है। वो ठीक हो गया। वो जो है ना, अल्लाह को क्या मंजूर था ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने आप का खुद गला घोट दिया। तू तो जिंदा है अभी तक, टीम तू तो खा भी रहा है, पी भी रहा है, कपड़े भी पहन रहा है, जिंदा है तू अभी तक। लेकिन किसी का नाहक बेटा, किसी गरीब बाप का, माँ का नाहक बेटा, भले तेरे क्या रिश्ते, तूने मार दिया। तुझे मारने से पहले एहसास एक दफ़ा भी नहीं हुआ कि ये 14-15 साल के बच्चे को जो मैं कत्ल कर रहा हूँ, इसका कसूर कुछ नहीं है? ये नहीं था ना, पता नहीं था। तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? जो सजा हो मुझे मिलनी चाहिए। क्या सजा हो? तू इतना बच्चा बंदा तूने कत्ल कर दिया, बदबख्त, तुझे पता ही नहीं है क्या सजा मिलनी चाहिए तुझे? जो भी सजा है मुझे मिलनी चाहिए। मैंने बकवास करना, क्या सजा मिलनी चाहिए तुझे? क्या सजा है कत्ल की? यही मजहब है। क्या है तेरा? मजहब इस्लाम। इस्लाम में क्या सजा है कत्ल की? जान का क्या बदला है? जान। तैयार है तू अब जान देने के लिए? इत्याद और है जो फैसला सुना देंगे। फैसले पे छोड़ना। अभी तो तू कह रहा है तूने अपने आप को मार दिया, अब तू यहाँ पे आके नौसरबाजी कह रहा है कि जो फैसला सुना देंगे। बाप कहाँ पे तेरा? कोई पता नहीं है। बेटा कहाँ पे तेरा? बेटे का भी नहीं पता कोई। बहन भी भाग गई? बहन भी भाग गई। तूने कत्ल कर दिया? मैंने कत्ल कर। बाप का भी नहीं पता, माँ का भी, भाई का भी। जाहिल, तूने क्या ये कत्ल करके तू कौन सा सिकंदर आजम बन गया? तुझे पहले एहसास नहीं था कि इस तेरी जिंदगी जानवर कुत्तों से भी बदतर हो सकती है, और तेरी औलाद जिसके लिए तू इतना तड़प रहा था कि तेरी बीवी ध्यान नहीं रखती, उसका आगे कोई वाली वारिस नहीं होगा? वो पता नहीं लावारिसों की तरह किन नालियों में खेल के बड़ा होगा? ये नहीं पता था सर। अब पता लग गया? अब पता चल गया। अब बेटे के बारे में जब तेरे जहन में ख्याल आता है, फिर क्या एहसास क्या आता? कहाँ पे होगा अब तेरा बेटा? कोई पता नहीं है। इसकी कहानी आपने सुनी, जिसके अंदर अव्वल से लेकर आखिर आपको सद जहालत मिलेगी और सिर्फ जहालत मिलेगी। पहले बीवी से नाखुश हुआ क्योंकि वो बच्चे का ख्याल नहीं रखती थी, फिर बीवी के रास्ते बताता है कि जो बहन के इसके अफेयर्स थे उनका इल्ज़ाम भी बीवी के सर धर दिया, और जब बहन अपनी बहन घर से भाग गई तो शुबा था इसको अपने 15 साल साले के ऊपर, जिसको इसने 20 नवंबर को कत्ल कर दिया। ये जहालत जो हमारे मुंह पर कालक मल रही है, ये जहालत जो अब हमारे चेहरे पर उस नासूर की तरह फूटना शुरू हो गई है, जो कि अब हर आंख से देखा जा सकता है, भले उस आंख में बीनाई बची हो या ना बची हो। हाँ, अगर बीनाई हो हमारे पॉलिसी मेकर्स की, जिनकी आंखों में कुकरे उतर चुके हैं, उनको तो ये नहीं दिखा सकते इस जहालत को, लेकिन इस जहालत को आप और मैं यानी हम लोग देख रहे हैं। और अगर हमने इस जहालत का सदेबाब करने के लिए अभी पेश बंद ना बांधे तो यकीन जाने आने वाली नस्ल हमें कभी माफ़ नहीं करेगी, हम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। अल्लाह ऐसे जानवरों से आपके और मेरे माशरे को महफूज रखे, बचा के रखे, इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल हमारी आने वाली नस्लों के लिए रोशन और ताबिंदा होगा, और ऐसी जानवरों जैसी सोच रखने वाले अफराद हमारी सोसाइटी में इंशाअल्लाह नहीं होंगे। अहमद इमरान खान को हम लोग की पूरी टीम के साथ गुजरात लारी अड्डा थाना से इजाज़त दीजिए।
अल्लाह ने के बाद।